हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मॉडर्न फिजिक्स यूनिट नंबर 7 पॉलिटेक्निक सेमेस्टर सेकंड का जो सिलेबस है उसमें से। तो सबसे पहले हम समझने वाले हैं कि एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी लेवल क्या है, और उसके बाद हम बात करेंगे और भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं। अब जैसे आप सभी ने समझा होगा, पढ़ा होगा कि प्लांक ने एक क्वांटम थ्योरी दिया था। उसके बेसिस पर उन्होंने बताया था कि जो एनर्जी होती है वो एच न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू या 4h न्यू इस तरीके से, यानी कि एनर्जी जो होती है वो एच न्यू के रूप में ही क्या होती है, किसी भी माध्यम में फ्लो करती है। या यूँ कहें कि जब हमारे पास में लाइट जो होती है सूर्य से आती है तो वो बंडल्स के फॉर्म में आती है, पैकेट्स के फॉर्म में आती है, यानी कि ऊर्जा का एक निश्चित रूप या निश्चित मात्रा ही हमारे पास क्या होती है, वो ट्रेवल करती है और इन बंडलों के बीच में कोई भी अमाउंट फ्लो नहीं करता है। यानी कि ऊर्जा जो होती है वो कैसी होती है, डिस्क्रीट होती है, विविक्त होती है। ठीक इसी तरीके से जब आप किसी परमाणु के स्पेक्ट्रम को पढ़ रहे होते हो, स्पेक्ट्रम का बेसिकली दोस्तों क्या कॉन्सेप्ट है कि जैसे बोहर ने अपनी परिकल्पना में बताया था, बोहर के पास्टुलेट्स 3 हैं, आप लोगों ने पढ़े भी होंगे। और पहला पास्टुलेट ये है कि सभी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, और जब तक चक्कर लगाते हैं और वो उस सर्कुलर चक्कर को पूरा करने के लिए इनको जो आवश्यक बल होता है, अभिकेंद्र बल, वो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाला जो कूलाम्बिक आकर्षण बल होता है उससे प्राप्त होता है। पहली परिकल्पना ये थी। दूसरी परिकल्पना ये है कि इलेक्ट्रॉन उन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनके लिए उनका कोणीय संवेग h/2π का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। तीसरी परिकल्पना यह है कि इलेक्ट्रॉन उन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनका mvr बराबर h/2π का पूर्ण गुणित होता है, और उन कक्षाओं में चक्कर लगाते समय क्या करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन इमिशन नहीं करते हैं, यानी कि कोई भी विकिरण उत्सर्जित नहीं करते हैं। तीसरा पोस्टुलेट यह है कि जब इलेक्ट्रॉन या जब किसी परमाणु को बाहर से ऊर्जा मिल जाती है तो वह अपने निम्नतम ऊर्जा स्तर को छोड़ करके उच्चतम ऊर्जा स्तर में चला जाता है और वहाँ एक थोड़ी देर तक, यानी कि 10⁻⁸ सेकंड तक रुकता है और फिर वापस आता है। और इस वापस आने में ये कुछ एनर्जी जो है वो उत्सर्जित करता है, इसको हम कहते हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, और इस ऊर्जा को ये प्रकाश के रूप में हमारी उत्सर्जित करता है। तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट आ रहा है हमारा कि एनर्जी लेवल्स। तो एनर्जी लेवल्स बेसिकली क्या होते हैं, किसी भी परमाणु के जो ऊर्जा स्तर होते हैं वो डिस्क्रीट होते हैं, यानी कि किसी भी परमाणु, अगर सिंगल परमाणु है तो उस सिंगल परमाणु में जो ऊर्जा स्तर होंगे, यानी कि ऊर्जा के जो लेवल्स होंगे वो अलग अलग फाइनाइट वैल्यूज़ पर बने हुए होंगे। और इस ये जो ऊर्जा का ये वितरण है, इस ऊर्जा वितरण को कहा जाता है विविक्त ऊर्जा स्तर कहा जाता है। इसको प्रूफ किया गया बाय दी फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। फ्रैंक हर्ट्ज ने क्या किया है कि एक मरकरी मतलब एक ट्यूब लिया और उस ट्यूब में मरकरी की भाप को भर दिया, और उसके सिरों पर फिर क्या किया, इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को भेजा, और इस इलेक्ट्रॉन्स को मान लीजिए यहाँ से इस सिरे तक लाया गया, तो ये देखा गया कि कुछ निश्चित ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनका इस मरकरी के ट्यूब में पूर्णतया अवशोषण हो जाता है, और उससे कम या ज़्यादा के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इस सिरे को पार करके यहाँ पर मिल जाते हैं। और वो जो निश्चित ऊर्जा थी वो क्या थी दोस्तों, 4.686 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि ये इसके रिजल्ट जो हैं वो ये देखे गए कि ओनली अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ दिस लाइट चेंजेस बाय एन अमाउंट ऑफ दिस एंड दिस शोज दैट एनर्जी लेवल्स आर डिस्क्रीट। यानी कि जब हमने किसी चीज़ को भेजा, वैसे मान लो किसी के पास 100 रुपया है, तो 100 रुपया में से 10 रुपये ले रहा है या 20 रुपये ले रहा है या 30 रुपये ले रहा है, यानी कि हमने कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी पैसा लिया जा रहा है वो 10 के मल्टीपल में लिया जा रहा है, यानी कि एक निश्चित मान ही उसमें से लिया जा रहा है। अगर 5 रुपये भेजोगे तो वो 5 रुपये आपको 10 के 10 मिल जाएंगे, या अगर 15 भेजोगे तो इसमें से 10 ले लिए जाएंगे और 5 आपको वापस मिलेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक निश्चित अमाउंट ऑफ रुपीज़ या निश्चित एक मतलब पैसे की जो है निश्चित मात्रा ही यहाँ पर ली जा रही है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो रुपए हैं हमारे वो क्या हैं, डिस्क्रीट हैं, यानी कि विविक्त हैं। ठीक इसी तरीके से जब ये देखा गया कि परमाणु जो होते हैं उनको, उनमें से जब हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को पास करते हैं तो उन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं आता है, और अगर आता है तो वो एक निश्चित अमाउंट में, निश्चित मात्रा में आता है जो कि निर्भर करती है उस पदार्थ पर। जैसे मरकरी के लिए ये जो परिवर्तन है वो 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6.6 है, यानी कि अगर हमारे पास में कोई इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा है 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसमें से आपकी 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकल जाएगी, तो जो बचेगी आपकी 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन हमको इस दूसरे वाले मरकरी के सिरे पर प्राप्त होगा। कहने का मतलब यह है कि जो एटम होते हैं वो एक निश्चित अमाउंट ऑफ एनर्जी ही अवशोषित करते हैं, और इससे ये पता चलता है कि उनके जो ऊर्जा स्तर हैं वो एक निश्चित मान पर बने होते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि जो ऊर्जा स्तर होते हैं वो कैसे होते हैं, विविक्त होते हैं। तो ये तो कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी लेवल्स है। एनर्जी लेवल्स का मतलब यही है कि हर एटम के पास में अपने एनर्जी लेवल्स होते हैं और उनके मान अलग अलग होते हैं, और ये जो एक्सपेरिमेंट है उसके आधार पर ये पता चलता है कि जितने भी ऊर्जा स्तर होते हैं वो कैसे होते हैं, विविक्त होते हैं दोस्तों। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं उत्तेजन विभव क्या होता है, और फिर बात करेंगे आयनन विभव क्या होता है। जैसा कि आपने सभी ने पढ़ा कि बोहर ने बताया था, बोहर के पास्टुलेट के हिसाब से जब परमाणु को बाहर से ऊर्जा मिल जाती है, E1 से ये E2 पहुंच गया, तो जब बाहर से ऊर्जा मिलेगी तो ये अपने निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्चतम ऊर्जा स्तर में पहुंच जाता है, और वहाँ सिर्फ 10⁻⁸ सेकंड तक ही रुकता है, और ये फिर वापस आता है अपने निम्नतम ऊर्जा स्तर में। ठीक है, तो ये जो उच्चतम ऊर्जा स्तर है जहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन 10⁻⁸ सेकंड तक रुक रहा है, ये कहलाता है उत्तेजित अवस्था कहलाती है। और वो विभव या वो एनर्जी जिसको पाने के बाद एटम जो है, परमाणु जो है वो उत्तेजित हो जाता है, उसको कहा जाता है उत्तेजन विभव। उसको कहा जाता है उत्तेजन विभव कहा जाता है। दोस्तों इसका मतलब ये है कि वह न्यूनतम त्वरक विभव जो किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दे सके कि वह इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से टकराकर उसे उत्तेजित कर सके, परमाणु का उत्तेजन विभव कहलाता है। बेसिकली उत्तेजित करने के लिए या आयनित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी, जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक पदार्थ है कोई, उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डिंग करा देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को कुछ पोटेंशियल दिया जाता है, और उस पोटेंशियल को पाने के बाद इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एटम से टकराते हैं, और एटम्स को टकराने के बाद वो उत्तेजित कर देते हैं या आयनित कर देते हैं। तो उत्तेजन विभव का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को हम इतना विभव देते हैं। विभव बेसिकली क्या है, एनर्जी है, EV, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी होती है। तो वह न्यूनतम त्वरक विभव यानी कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट पोटेंशियल on acquiring to which an electron can excite an atom is called excitation potential। तो वह न्यूनतम त्वरक विभव कौन सा, किसकी बात हो रही, वह न्यूनतम त्वरक विभव, वह न्यूनतम त्वरक विभव जो किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दे सके कि वह इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से टकराकर उसे उत्तेजित कर सके, परमाणु का उत्तेजन विभव कहलाता है दोस्तों। तो ये है आपका उत्तेजन विभव। फिर अब बात करेंगे आयनन विभव। आयनन विभव का मतलब तो आप लोग जानते होंगे कि अगर कोई परमाणु है और वो आयनित हो जाए, आयनित होने का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे पास में कोई एक X एटम है, और X एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया। इसका मतलब ये है कि इससे एक इलेक्ट्रॉन परमानेंटली हट जाए तब वो आयन हो जाएगा। तो सेम इसी तरीके से इसको डिफाइन किया गया है कि वह न्यूनतम त्वरक विभव जो किसी इलेक्ट्रॉन से जो किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दे सके, जो किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दे सके कि वह किसी परमाणु से टकराकर उसे आयनित कर सके, यानी कि उससे एक इलेक्ट्रॉन को कम्प्लीटली निकाल ही दे, तो उस विभव को क्या कहा जाता है, आपका मतलब आयनन विभव कहा जाता है। तो आयनन विभव क्या है, वो मतलब सेम वही डेफिनेशन है, बस इसमें क्या किया गया है कि ये सिर्फ एक्साइटेड स्टेट यानी कि E2 में पहुंचा देगा, और अगर इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दे दें कि वो किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को निकाल करके बाहर कर दे, मतलब उस परमाणु से ही छोड़ कर चला जाए, तो उस विभव को क्या कहा जाएगा, आयनन विभव यानी कि एक्साइटेशन पोटेंशियल कहा गया। तो द मिनिमम वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल on giving to which an electron can remove or can ionize an atom is called ionization पोटेंशियल कहलाता है। तो मरकरी के लिए जो भी हमने पढ़ा था, मरकरी के लिए 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो एक्साइटेशन पोटेंशियल है। आयनन विभव है, ये एक्साइटेशन उत्तेजन विभव है, और 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू जो होती है वो आयनन विभव, यानी कि अगर हम इतना वोल्टेज दे देंगे, यानी कि 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है विभव दे देंगे, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो मरकरी के एटम को छोड़ करके बाहर चला जाएगा। और अगर इतना विभव लगाएंगे तो इससे जो हमारा मरकरी एटम का इलेक्ट्रॉन होगा वो अपनी E1 से पहुंच करके E2 में यानी कि उत्तेजित अवस्था में पहुंच जाएगा, वो बाहर नहीं जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों उत्तेजन विभव क्या होता है और आयनन विभव क्या होता है ये हमने आपको समझा दिया। अब दोस्तों जैसे हम लेज़र की बात करना चाहते हैं, तो लेज़र में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है
ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन क्या होता है, यानी कि संक्रमण क्या होता है? तो संक्रमण का दो तरीके का होता है। एक होता है आपके पास में उत्सर्जन संक्रमण और एक होता है अवशोषण संक्रमण। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले बात करने वाले हैं उत्सर्जन संक्रमण की। मान लीजिए हमारे पास में कोई 1, 2 और 3 इस तरीके से ऊर्जा स्तर हैं, क्योंकि हमने बताया कि ऊर्जा स्तर कैसे होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं। और ये वाला जो है ग्राउंड स्टेट है, ये आपका पहला एक्साइटेड स्टेट है, ये आपका दूसरा एक्साइटेड स्टेट है। इस तरीके से या इसको E2 ले लीजिए, इसको E3 ले लीजिए और इसको मान लीजिए E1। ठीक है, अब होता क्या है कि अभी मैंने बताया कि हम अगर मान लो हमारे पास में कोई परमाणु है और उसको किसी इलेक्ट्रॉन से बम्बार्डिंग करा दी जाए, तो अगर हम उसको इतना न्यूनतम विभव दे दें कि वह उसके एक इलेक्ट्रॉन को उसकी निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्चतम ऊर्जा स्तर में पहुंचा दे, तो वो उसका क्या कहलाता है? आयनन विभव कहलाता है। तो मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे एटम्स हैं और उन एटम्स में से मतलब जो परमाणु है उनको बाहर से ऊर्जा मिल गई, और बाहर से ऊर्जा मिली तो वो अपने निम्नतम ऊर्जा स्तर से कहाँ पहुँच गए? उच्चतम ऊर्जा स्तर से पहुँच गए। अभी मैंने पढ़ा कि जो बोहर है उन्होंने बताया कि उच्चतम ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सिर्फ 10⁻⁸ सेकंड तक ही रुकते हैं। इसका मतलब ये है कि इतने समय के बाद वो इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे। यानी कि अगर किसी बाहरी सोर्स से परमाणुओं को ऊर्जा मिल गई और वो एक्साइट हो गए, उत्तेजित अवस्था में पहुंच गए, तो वो अपनी ऊर्जा स्तर को छोड़ करके निम्न ऊर्जा स्तर में आएंगे। अब वो E1 हमारा ग्राउंड स्टेट है, ये E2 हमारा मतलब एक्साइटेड स्टेट है, उत्तेजित अवस्था है, E3 भी क्या है? उत्तेजित अवस्था है। तो अगर उत्तेजित अवस्था से इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट यानी कि अपनी निम्नतम ऊर्जा अवस्था, जैसे E3 ज़्यादा है, E2 उससे कम है और E1 सबसे कम है, तो अगर E3 से E2 में आ रहा है तब भी क्या है? ये जो है आपका उत्सर्जन संक्रमण है, क्योंकि ये उत्सर्जन हो रहा है। जैसे यहाँ से यहाँ गया, पहले जंप कर गया, और फिर जब वापस आ रहा है तो ये क्या करता है? एक एनर्जी के फॉर्म में उत्सर्जन करता है, जैसा बोहर ने बताया भी था। और फिर इसी तरीके से ये भी एक्साइटेड स्टेट है, तो यहाँ से भी यहाँ आ सकता है और हमारा इस वाले से भी ग्राउंड में भी आ सकता है। तो इस तरीके का संक्रमण जिसमें कोई परमाणु बाहर सोच से ऊर्जा पा करके पहले उत्तेजित अवस्था में पहुँच जाए और उत्तेजित अवस्था में पहुँचने के बाद 10⁻⁸ सेकंड तक वहाँ रुके और फिर अपने ग्राउंड स्टेट में वापस आए या अपने से निम्नतम ऊर्जा स्तर में वापस आए, तो उस वाले संक्रमण को क्या कहते हैं? उत्सर्जन संक्रमण कहते हैं। इसमें क्या हो रहा है? हमारा ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है। ऊर्जा क्या हो रही है? उत्सर्जित हो रही है। इस कारण से इसको कहा जाता है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। उत्सर्जन मतलब जिसमें ऊर्जा उत्सर्जित हो, यानी कि इमिशन का मतलब है जिसमें एनर्जी इमिट हो इन द फॉर्म ऑफ लाइट, उसको कहा जाता है इमिशन स्पेक्ट्रम या इमिशन ट्रांजिस्टर कहा जाता है। और इससे जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसे इमिशन ट्रांजिस्टर। इसी तरीके से एक होता है अवशोषण संक्रमण, यानी कि एब्जॉर्प्शन। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एब्जॉर्प्शन, इसका मतलब ये है हमारे पास में कि ये जो भी मतलब जो ट्रांजिशन होगा, इस ट्रांजिशन में हमारा जो भी लाइट होगा वो क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा। तो इसको कैसे करते हैं बेसिकली दोस्तों? अगर हमारे पास में एक ग्राउंड स्टेट है, ये E1 और ये है E2 और ये है E3, और इस पर अगर हम बाहर से लाइट डालेंगे तो जैसे क्या होता है कि अगर एटम्स जो होते हैं वो ऊपर से नीचे आ सकते हैं, तो अगर हम लाइट डालेंगे तो एटम्स जो होते हैं वो ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में भी पहुंच सकते हैं। और एटम्स का ये जो ट्रांजिशन है, ये जो संक्रमण है निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्चतम ऊर्जा स्तर में जाना, यही क्या कहलाता है? अवशोषण संक्रमण कहलाता है। यानी कि इसमें क्या होती है? हमारी लाइट क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है, अवशोषित हो रही है। और जैसे आप लाइट डालोगे तो उसमें से कुछ जो होती हैं रेखाएं, वो क्या हो जाती हैं? अनुपस्थित हो जाती हैं आपके बाहरी वाले इस बाहरी वाले लाइट में। इसका मतलब यह है कि जो अनुपस्थित हैं वो वाली जो ऊर्जाएं हैं वो क्या हो गई? इसमें एब्जॉर्ब हो गई, अवशोषित हो गई हैं। तो इस प्रकार से जो भी स्पेक्ट्रम मिलेगा आपको वो क्या कहलाएगा? अवशोषण स्पेक्ट्रम कहलाएगा। और इस संक्रमण को कहेंगे अवशोषण संक्रमण कहेंगे। अब दोस्तों एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है यहाँ पर, ये जो नंबर ऑफ लाइन्स होती हैं आपकी उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में, वो हमेशा नंबर ऑफ लाइंस ऑफ एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन यानी कि अवशोषण संक्रमण से हमेशा क्या होती हैं? ज़्यादा होती हैं। यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे कि अगर हम 3 लेवल्स की ही बात करें तो यहाँ पर जो उत्सर्जन की जो लाइनें हैं वो कितनी हैं? 3 हैं उत्सर्जन संक्रमण में, और यहाँ पर तो उत्सर्जन संक्रमण में सिर्फ 2 ही लाइनें प्राप्त हो रही। तो इसका मतलब है कि 3 > 2, यानी कि उत्सर्जन संक्रमण में हमेशा जो भी रेखाएँ मिलेंगी, उत्सर्जन रेखाएँ, स्पेक्ट्रमी रेखाएँ, वो हमेशा ज़्यादा होंगी, और अवशोषण संक्रमण में जो रेखाएं होंगी वो हमेशा क्या होंगी? कम होंगी। अब ये जो उत्सर्जन संक्रमण होता है ये भी 2 प्रकार का होता है दोस्तों। एक होता है स्पॉन्टेनियस इमिशन और एक होता है स्टिमुलेटेड इमिशन। तो स्पॉन्टेनियस इमिशन क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। स्पॉन्टेनियस दोस्तों क्या है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक परमाणु था और उसको बाहर से ऊर्जा मिली, तो जैसे ही बाहर से ऊर्जा मिलेगी तो वो क्या हो जाएगा? अपने निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्चतम ऊर्जा स्तर पहुँच जाएगा। लेकिन यहाँ कितनी देर तक रुकेगा? 10⁻⁸ सेकंड तक ही रुकेगा, और फिर उसके बाद क्या करेगा? ये अपने निम्नतम ऊर्जा स्तर में वापस आएगा। और फिर बोहर ने बताया था कि जैसे ही वापस आता है तो वो दोनों ऊर्जा स्तरों के अंतर के बराबर एक ऊर्जा उत्सर्जित करता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है ν = E2 - E1/h।
और इस तरीके का जो स्पेक्ट्रम है, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई परमाणु है जो बाहरी स्रोत से ऊर्जा अवशोषित करके उत्तेजित अवस्था में पहुंच जाता है E2 में, और फिर यह 10⁻⁷ सेकंड तक वहाँ रुकेगा और फिर अपने न्यूनतम ऊर्जा स्तर में आएगा। इस संक्रमण को ही क्या कहा जाता है? स्पॉन्टेनियस, क्योंकि ये स्वतः हो रहा है, अपने आप ही जो है 10⁻⁷ सेकंड तक रुका, बाई नेचर इसका है कि वो 10⁻⁷ सेकंड के बाद वापस आएगा ही आएगा। तो इसको क्या कहा जाएगा? आपका वो जो है स्पॉन्टेनियस इमिशन कहा जाएगा, स्वतः उत्सर्जन कहा जाएगा। इसी तरीके का दूसरा जो टाइप है आपका, ये हो गया पहला टाइप हो गया इमिशन स्पेक्ट्रम का, ये दूसरा होगा, इसको कहते हैं स्टिमुलेटेड इमिशन या इंड्यूस्ड इमिशन। इसको कहा जाता है आपके पास में प्रवर्धित उत्सर्जन, या इसको कह सकते हैं प्रेरित उत्सर्जन होता है। इसमें क्या होता है, इसको बेसिकली आइंस्टीन ने मतलब डिफाइन किया, और आइंस्टीन ने ये बताया कि किसी उत्तेजित अवस्था में उपस्थित परमाणु जब किसी आपतित विद्युत चुम्बकीय तरंग के कारण अपनी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में लौटता है, तो वह एक ऐसा अतिरिक्त फोटॉन उत्सर्जित करता है जो आपतित फोटॉन के बराबर आवृत्ति का होता है। और ये दोनों जो भी समान मतलब जो भी दोनों फोटॉन्स जो होते हैं आगे गति करते हैं, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्टिमुलेटेड इमिशन कहलाती है। अब इसको आप समझिए किस तरीके से होता है। बेसिकली हमने अभी बताया कि जब एटॉम को बाहर से ऊर्जा मिलती है तो वो ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में पहुंच जाता है, ठीक है। अब होता क्या है कि मान लीजिए ये तो एक तो ये होगा कि ये अपने आप 10⁻⁷ सेकंड में यहाँ पहुँच जाए। उससे पहले अगर 10⁻⁷ सेकंड में ये यहाँ आया नहीं है, उससे पहले अगर इस पर कोई रेडिएशन मतलब इंसिडेंट कर जाए, तो अब ये जो फोटॉन होगा ये वापस आएगा अपने निम्नतम ऊर्जा स्तर में, लेकिन अब ये आएगा ड्यू टू दिस स्टिमुलेटिंग रेडिएशन, यानी कि इंसिडेंट रेडिएशन। और इस समय जब ये रेडिएशन के कारण वापस आएगा तो एक ये फोटॉन एक्स्ट्रा फोटॉन इमिट करेगा। जैसे पहले तो नॉर्मली ये था कि H फोटॉन इमिट करता था, लेकिन अब चूंकि ये इंसिडेंट रेडिएशन इस पर पड़ रही है, यानी कि जब किसी उत्तेजित अवस्था के परमाणु को एक बाहर से कोई जो है विकिरण उसके ऊपर आपतित हो और उस विकिरण के कारण या वो उच्चतम ऊर्जा स्तर से निम्नतम ऊर्जा स्तर में लौटेगा, तो ये 2 फोटॉन उत्सर्जित करेगा, 2 फोटॉन्स इमिट करेगा। और ये दोनों के दोनों फोटॉन्स जो होंगे वो सेम फ्रीक्वेंसी के होंगे, सेम फेज इनका होगा, सेम डायरेक्शन इनकी होगी। यानी कि ये दोनों के दोनों फोटॉन्स कैसे होंगे? बेसिकली एक ही डायरेक्शन में होंगे, यूनी डायरेक्शनल होंगे। तो बेसिकली क्या होता है कि व्हेन एन एटम जो होता है एक्साइटेड स्टेट gets induced by an incident radiation, then it comes back to the ground state and emitted 2 photons। मतलब वन तो एक तो वो तो रहा ही जो इंसिडेंट था, और उसके सेम फ्रीक्वेंसी का अनदर फोटॉन जो होता है वो इमिट कर देता है। पहले स्पॉन्टेनियस में क्या होता था, एक ही फोटॉन आपका इमिट होता था, और वो जो स्पॉन्टेनियस है उसकी प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर चूंकि हम जानते हैं बहुत सारे एटम्स मौजूद होते हैं और उन सब का अलग अलग वाइब्रेशन होता है, तो इस कारण से स्पॉन्टेनियस जो इमिशन होता है वो एक रैंडम फेज में हमको ऑब्टेंड होता है, और मतलब जो होता है मतलब किसी भी डायरेक्शन में नहीं होता, डायरेक्शन लेस होता है, तो वो किसी भी काम का नहीं होता है। और इसमें जो खासियत है ये है कि जो रेडिएशन डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, एनर्जी, फेज, स्टेट सब कुछ जो होता है वो सेम होता है इन स्टिमुलेटेड इमिशन। स्टिमुलेटेड इमिशन में ये जो दूसरा वाला फोटॉन इमिट होता है, इसकी चाहे डायरेक्शन हो, चाहे फेज हो, चाहे पोलराइजेशन हो, कोई भी स्टेट देखिए आप, दिशा देखिए, इसकी कला संबद्धता देखिए, इसकी जो है ध्रुवीकरण देखिए, कोई भी अवस्था जो होती है वो इसके समान ही होती है। इसका मतलब ये है कि जैसे आपने एक फोटॉन डाला और आपको कितने मिले? 2 मिले, इसका मतलब फोटॉनों की संख्या क्या हो गई? बढ़ गई। अब यही 2 फोटॉन आगे मिलकर 4 फोटॉन डेवलप करेंगे, फिर 4 से आपका जो है 8 हो जाएंगे। इस तरीके से आपके नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या होंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। यानी कि यूँ कहें कि एक हम सिंगल लाइट डालेंगे तो वो बहुत बढ़े हुए रूप में हज़ारों गुना हमको बढ़ी हुई मिलेगी। इसका मतलब ये है कि स्टिमुलेटेड जो इमिशन है उससे हमारा जो लाइट होता है वो कैसा हो जाता है? एम्पलीफाइड हो जाता है। ऐसा हो जाता है दोस्तों, एम्पलीफाइड हो जाता है। तो एम्पलीफिकेशन अगर हमें करना है किसी भी लाइट का, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? स्टिमुलेटेड इमिशन चाहिए होगा। तो स्टिमुलेटेड इमिशन क्या है दोस्तों? कि जब किसी उत्तेजित परमाणु को, कैसा परमाणु होना चाहिए? उत्तेजित परमाणु को बाहर से कोई ऊर्जा मतलब बाहर से कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट हो जाए, तो उसके कारण से जब ये अपने नीचे इस तरह आएगा, पहले तो अपने आप आता था, अब ये आ रहा है मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कारण, और उस समय जब ये आएगा तो 2 फोटॉन्स को इमिट करेगा, और इन दोनों फोटॉन्स की सारी प्रॉपर्टी सेम होंगी, और इस घटना को क्या कहा जाएगा? स्टिमुलेटेड इमिशन कहा जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर और भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि एक होता है आपके पास पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन का क्या रोल है? बेसिकली पॉपुलेशन इन्वर्जन का कुछ नहीं है। पॉपुलेशन इन्वर्जन का मतलब ये है कि हमारे पास में स्टिमुलेटेड इमिशन को प्राप्त करने के लिए एक कंडीशन है जिसको कहा जाता है पॉपुलेशन इन्वर्जन।
अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं हम। सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास में एक चैम्बर है आपके पास में, और उस चैम्बर में आप लाइट पास कराइए। तो लाइट पास कराओगे तो पहले तो मैंने अभी बताया था आपको अवशोषण संक्रमण होगा, यानी कि इसमें से कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी, जिससे हमारे एटम्स जो होंगे वो अपने ग्राउंड स्टेट को छोड़ करके उच्चतम ऊर्जा स्तर में पहुँच जाएंगे, और ये तब तक होता रहेगा। और वो जब होगा तो इसमें से ये वाली जो लाइन्स होंगी वो यहाँ पर अवशोषित होने के कारण एब्सेंट होंगी, आउटपुट में ये एब्सेंट हो जाएंगी, इनपुट में मान लीजिए ये थी। तो ये एक घटना हो सकती है कि अगर हमारी लाइट पास हो। और दूसरी घटना क्या हो सकती है, अगर आपने किसी चैम्बर से लाइट पास कराई तो और ये वाली लाइट जो होती है वो एक्साइटेड एटम से जा करके टकरा गई। अभी मैंने बताया था कि जब इंसिडेंट लाइट एक्साइटेड एटम से टकराएगी तो वो एक्साइटेड एटम जो होता है वो अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है, और अगर ये जो ट्रांजिशन हो रहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कारण हो रहा है, तो यहाँ पर 2 फोटॉन्स इमिट होते हैं और जिनकी सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं वो सेम होती है। यानी कि अगर हमारा ट्रांजिशन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कारण हो रहा है तो वो स्टिमुलेटेड होगा, और अगर अपने आप हो रहा है तो उसको स्पॉन्टेनियस इमिशन कहा जाएगा। तो जैसे मान लीजिए हमने 1 फोटॉन डाला था और स्टिमुलेटेड इमिशन के कारण हमें 2 फोटॉन मिले, फिर यही वाले 2 जा करके और मतलब 4 एटम से टकराएंगे तो हमें 4 फोटॉन्स मिलेंगे। सेम यही प्रोसेस बार बार होता रहेगा, और हमें बहुत ही ज़्यादा इंटेंस नंबर ऑफ हाई नंबर ऑफ फोटॉन्स जो होते हैं वो मिलते हैं, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है दोस्तों, लाइट एम्प्लीफिकेशन कहा जाता है। अब इस लाइट एम्प्लीफिकेशन को प्राप्त करने के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि हमारा जो भी प्रोसेस होना चाहिए वो होना चाहिए पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन का मतलब क्या है कि इन जनरल जैसे हम देखते हैं कि जो भी परमाणु होते हैं वो अपने ग्राउंड स्टेट में रहने ज़्यादा प्रेफर करते हैं, मतलब ग्राउंड स्टेट में वहाँ पर उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम कोई एक ऐसा उपाय करें कि उसमें जो एक्साइटेड स्टेट में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो ज़्यादा हो जाएं एज़ कम्पेयर टू द ग्राउंड स्टेट, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स इन द एक्साइटेड स्टेट, अगर नंबर ऑफ एटम्स इन द ग्राउंड स्टेट ज़्यादा हो जाएगा, N2 ग्रेटर देन N1 हो जाएगा, तो उस स्थिति को कहा जाएगा आपके पास में पॉपुलेशन इन्वर्जन। और पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए यही मेन कंडीशन है हमारे पास में कि जो हमारा उच्चतम ऊर्जा स्तर यानी कि E2 है उसमें हमारे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए वो ज़्यादा होने चाहिए एज़ कम्पेयर टू E1 हो जाए। तो उसको अब इसको कैसे अचीव कर सकते हैं, इसके लिए हम ऐसा कुछ उपाय करते हैं जिससे हमारे N2 नंबर ऑफ जो होते हैं ज़्यादा हो जाएं और N1 के कंपैरिजन में। और इसको फिर फर्दर हम बढ़ा सकते हैं कि जो रेडिएशन जो हम डाल रहे हैं उनकी डेंसिटी बढ़ा दें, या तो फिर क्या करें कि जितना मटेरियल है उसको एक कैविटी में हम क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, और उसके कारण से हमारा मल्टीपल रिफ्लेक्शन से भी नंबर ऑफ जो होते हैं मतलब जो एक्साइटेड एटम्स हैं वो बढ़ जाता है। इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये समझ लीजिए पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है। पॉपुलेशन इन्वर्जन का मतलब है बेसिकली इंक्रीज मतलब इन दी नंबर ऑफ आयन्स जो होती है इन दी एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में हमको N2 जो होता है मतलब N2 शुड बी ग्रेटर देन N1, यही आपका एक्साइटेड ये जो है आपका जो है क्या बोलते हैं इसको पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन का मतलब क्या है कि जैसे पॉपुलेशन कहाँ होती है, पहले ग्राउंड स्टेट में ही ज़्यादातर रहती है, और अगर इन्वर्जन हो जाए, इन्वर्जन का मतलब ग्राउंड स्टेट में हो जाए कम, जैसे इन जनरल ज़्यादा होती है और यहाँ कम होती है, अब इन्वर्ट हो जाए यानी कि यहाँ ज़्यादा हो जाए और यहाँ कम हो जाए, तो इसका मतलब क्या हो जाए, पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो बस सिंपल सा है। अब बात करते हैं हम लोग दोस्तों लेज़र की। तो लेज़र क्या होता है, लेज़र बेसिकली इसका फुल फॉर्म अगर देखिए तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। अभी मैंने देखा कि जो स्टिमुलेटेड इमिशन है उससे किस तरीके से लाइट एम्प्लीफाई हो रहा है, मतलब पहले 1 फोटॉन डेवलप हो रहा है, फिर वो 2 फोटॉन डेवलप कर दे रहा है, फिर 4 फोटॉन डेवलप कर देता है। इस तरीके से जो स्टिमुलेटेड इमिशन है वहाँ पर उससे हमारा क्या होता है, लाइट जो होता है वो एम्प्लीफाई हो जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है यानी कि जो लेज़र बीम है उसके क्या क्या गुण होते हैं। तो ये हाईली कोहेरेंट होता है, यानी कि लेज़र बीम जो होती है वो आपकी बहुत ज़्यादा कोहेरेंट होती है, यानी कि कला संबद्ध होता है। दूसरा प्रॉपर्टी है ये मोनोक्रोमैटिक होती है, यानी कि ये बहुत ही अच्छा एक वर्णीय प्रकाश यानी कि सिंगल इसमें वेवलेंथ प्रेजेंट होती है। तीसरा है कि हाईली डायरेक्शनल होती है, यानी कि जो हमारा लेज़र है उसको सीधी डायरेक्शन में आप इसको फ्लो करा सकते हैं फॉर द लॉन्ग रेंजेस। और एक्सट्रीमली इंटेंस यानी कि इसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि अगर आप मतलब इसको लगातार किसी भी पर्टिकुलर पोर्शन पर बॉडी के डाल दो तो हो सकता है कि वो बॉडी का पोर्शन डैमेज हो जाए। तो इंटेंसिटी ज़्यादा है, डायरेक्शनलिटी बहुत है, मोनोक्रोमैटिक होता है और साथ ही साथ कोहेरेंट होता है। ये 4 प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो आपको याद रखनी है लेज़र के लिए। लेज़र का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्शन है। अब हम बात करने वाले हैं लेज़र एक्शन की और मेन कंपोनेंट्स ऑफ लेज़र क्या होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों लेज़र के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, 3 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है एक्टिव मीडियम, एक होता है पंपिंग सोर्स और एक होता है ऑप्टिकल रेजोनेटर। तो एक्टिव मीडियम बेसिकली क्या है कि वो पदार्थ मतलब एक कोई ऐसा पदार्थ होगा जैसे गैस होगी या सॉलिड होगा या लिक्विड होगा जिसके कारण से हमको लाइट बीम मिलेगी, और उसी के नाम के आधार पर हम उसको कह देते हैं, जैसे रूबी लेज़र है,
तो रूबी उसमें मध्य पदार्थ यूज़ किया गया। हीलियम नियॉन लेज़र है तो उसमें हीलियम नियॉन गैस का मिक्सचर यूज़ किया गया है। तो बेसिकली ये जो हीलियम नियॉन मिक्सचर है वो एक्टिव मीडियम की तरीके से है, यानी कि एक्टिव मीडियम की तरीके से काम कर रहा है, जिसके कारण से हमको लाइट भी मिलेगी। दूसरा होता है पंपिंग सोर्स। पंपिंग सोर्स बेसिकली ये इस्तेमाल इसका किया जाता है ताकि हम पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव कर सकें। पॉपुलेशन इन्वर्जन मैंने बता ही दिया कि अपर वाले स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाए और लोअर वाले में एटम्स जो होते हैं वो कम हो जाए, तो इसको कहा जाता है पॉपुलेशन इन्वर्जन हो जाएगा। थर्ड होता है ऑप्टिकल रेजोनेटर। ऑप्टिकल रेजोनेटर बेसिकली क्या है कि जितना ये होल अपैरेटस जो होता है इसको हम एक जो होती है पारदर्शी रिफ्लेक्टर्स के प्लेट के बीच में रख देते हैं और इसमें ये जो फोटॉन्स होते हैं वो बार बार टकराते रहते हैं, जिससे हमारा जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है वो और अच्छे से हमें प्राप्त होता है और हमारा जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाता है बिकॉज ऑफ दीज जो होती है रिफ्लेक्शंस, और हमारा फिर लाइट जो होता है बहुत ही ज़्यादा हाईली मतलब एम्पलीफाइड और हाईली जो होता है इंटेंस बीम हमको प्राप्त होती है। और ये कारण इसके कारण होती है ऑप्टिकल रेजोनेटर के कारण। तो एक्टिव मीडियम क्या है, जिसका जो पदार्थ हमने इस्तेमाल किया वो एक्टिव मीडियम। पंपिंग सोर्स जिससे हम पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव करें, और ऑप्टिकल रेजोनेटर बेसिकली क्या होगी, एक कैविटी होगी जिसके अंदर हम क्या करेंगे, मटीरियल को भरेंगे। तो ये 3 पार्ट्स होते हैं। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं रूबी लेज़र के बारे में। तो रूबी लेज़र क्या है, इसको सबसे पहले बेसिकली मैमन ने 1960 में खोजा था। ये पहला डिस्कवर्ड लेज़र था और ये सॉलिड स्टेट लेज़र है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर जो भी हम मटेरियल यूज़ करने वाले हैं वो रूबी यूज़ करने वाले हैं। तो रूबी बेसिकली क्या होती है, सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं। तो रूबी एक क्रिस्टल है जो कि एल्युमिनियम ऑक्साइड का बना होता है और इसमें डोपिंग कर दी जाती है क्रोमियम ऑक्साइड की, और इस डोपिंग के कारण ये जो क्रोमियम +3 आयंस होते हैं वो एल्युमिनियम +3 आयंस को रिप्लेस कर देते हैं, और ये जो भी लेज़र एक्शन होता है वो सिर्फ क्रोमियम +3 आयंस के कारण ही होता है दोस्तों। और साथ ही साथ अब इसकी संरचना की अगर हम बात करें तो संरचना में क्या है, ये जो आप देख रहे हो ये रूबी ट्यूब कहलाती है। तो इसमें होता क्या है कि एक रूबी ट्यूब होती है और उस रूबी ट्यूब के ऊपर एक जेनॉन की जो होती है फ्लैश लैंप को हम लपेट देते हैं, और इसके जो ये इंड्स होते हैं ये बिल्कुल फ्लैट होते हैं। इसको मैंने दिखाने के लिए इसे बना दिया है। तो फ्लैट इंड्स जो होते हैं इस पर सिल्वर की पॉलिश की जाती है, और ये कम्प्लीटली सिल्वर्ड पॉलिश होता है और ये वाला पार्शियली सिल्वर्ड पॉलिश होता है, यानी कि इसका कुछ पोर्शन खाली होता है और इसका कुछ पोर्शन भरा हुआ होता है। अब अंदर क्या होता है इसके, वो हम लोग इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो बेसिकली कंस्ट्रक्शन में क्या है कि इसमें एक मतलब जो होती है सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है और जिसके सिरे जो होते हैं वो सिल्वर से पॉलिश कर दिए जाते हैं। एक सिरा फुल्ली पॉलिश होता है और एक सिरा पार्शली पॉलिश्ड होता है। जिस पार्शली पॉलिश होता है यहाँ से हमको आउटपुट लेज़र बीम मिल जाती है, और ये क्वाइल्ड जेनॉन फ्लैश है जिससे हम इसको क्या करेंगे, ऑप्टिकल पंपिंग करेंगे। तो रूबी के बारे में बता दिया क्या होता है, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड होती है जिसमें क्रोमियम की डोपिंग कर देते हैं, और क्रोमियम की डोपिंग के कारण हमारा जो होता है वो मतलब जो भी प्रोसेस होगा वो क्रोमियम के कारण होगा। अब ये जो रूबी है मतलब रूबी जो लेज़र है वो 3 लेवल लेज़र होता है, यानी कि एक ये 1 हो गया, ये आपका 2 लेवल हो गया, ये हो गया 3 लेवल। तो 3 लेवल लेज़र है आपका रूबी लेज़र। तो 3 लेवल का मतलब आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पर 3 एनर्जी लेवल्स हैं, 1 2 और 3। अब सबसे पहले मैंने बताया कि जो भी लेज़र होता है उसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला क्या होता है, एक्टिव मटेरियल। एक्टिव सब्सटेंस हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया, एल्युमिनियम प्लस क्रोमियम ऑक्साइड, यानी कि जो क्रोमियम +3 आयन है यही एक्टिव सब्सटेंस की तरीके से एक्ट करेगा, क्योंकि जो भी लाइट मिलेगी वो क्रोमियम के करस्पॉन्डिंग मिलेगी। तो सबसे पहला काम, अब इसको एक्शन इसकी वर्किंग देखें तो वर्किंग में क्या होगा दोस्तों, वर्किंग में होता क्या है कि सबसे पहले एक 5500 एंगस्ट्रॉम की लाइट जो होती है वो इंसिडेंट कराई जाती है। इससे क्या होता है कि जो क्रोमियम +3 आयंस होते हैं, क्रोमियम +3 आयंस जो होती है रेडिएशन को इंक्रीज करके पहले ग्राउंड स्टेट से पहुंच जाते हैं अपर स्टेट में, जो कि E3 होती है। अब ये जो E3 स्टेट है, जैसा कि हम जानते भी हैं कि जब किसी परमाणु को बाहर से ऊर्जा मिलती है तो वो अपनी कक्षा को छोड़कर उच्चतम ऊर्जा स्तर में पहुंच जाता है, और वहाँ कितनी देर रुकता है, 10⁻⁸ सेकंड रुकता है, और उसके बाद फिर वापस आता है, और जब वापस आता है तो एनर्जी को इमिट करता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है कि जब ये E1 से E3 में जाता है तो उस समय ये E3 से अपनी ऊर्जा को उत्सर्जित करता है, और ऊर्जा जो होती है वो उत्सर्जित होती है इन द फॉर्म ऑफ कोलिजन, या और ये अपनी ऊर्जा को थोड़ा सा फॉर्म लैटिस को दे देता है, और ये जो ऊर्जा देता है तो ये किसी भी रेडिएशन के फॉर्म में नहीं निकलती है, यानी कि E3 से E2 में जब कोई एटम आएगा तो वो रेडिएशन लेस ट्रांजिशन करेगा, यानी कि अपनी ऊर्जा का ह्रास कर रहा है। ऊर्जा का ह्रास प्रकाश के रूप में नहीं हो रहा है, बल्कि ऊर्जा एक दूसरी ऊर्जा में परिवर्तित हो जा रही है, यानी कि वहाँ पर कोई लॉस नहीं है, मतलब एक ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ऊर्जा जो एटम्स की थी वो लैटिस को ट्रांसफ़र हो रही है,
और यहाँ से जो एटम है वो यहाँ पहुँच रहा है। अब देखो ये हमारा ग्राउंड स्टेट है, यहाँ से एक एटम एक्साइट होकर के यहाँ पहुँचा और वही एटम यहाँ पहुँच गया। अब देखो यहाँ एक एटम की कमी हो गई और एक यहाँ एटम जो है वो बढ़ गया। ठीक इसी तरीके से जो इस पर लाइट डालते रहेंगे डालते रहेंगे डालते रहेंगे, और डाल कहाँ से रहे, ये जो आपने फ्लैश लैंप लगा रखा है इसी को ऑन कर दिया जाता है और ये मिली सेकंड के अंतराल पर बहुत ही फ्लैश लाइट देता है और उस लाइट के कारण ही हमारा जो होता है दोस्तों ये 55 एंगस्ट्रॉम की लाइट इस पर इंसिडेंट होती है और एटम्स जो होते हैं वो ग्राउंड स्टेट से पहले हायर स्टेट में जाएंगे, हायर स्टेट से E2 में जाएंगे। इसी तरीके से जाते रहेंगे जाते रहेंगे जाते रहेंगे तो यहाँ से जो एटम्स होंगे वो कम होते जाएंगे और यहाँ पर एटम्स की संख्या बहुत बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। ऐसा समय आएगा कि जब N2 जो होगा वो हमारा N1 से ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि हम पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव कर लेंगे और जैसे ही पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव करेंगे तो E2 से E1 में एक ट्रांजिशन जो हो रहा होगा उस ट्रांजिशन की वेवलेंथ होगी 6943 एंगस्ट्रॉम। पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव करने के बाद जो ट्रांजिशन होगा वो हमारा कैसा ट्रांजिशन होगा, लेज़र ट्रांजिशन होगा, क्योंकि लेज़र ट्रांजिशन होने के लिए क्या कंडीशन है, हमारा पॉपुलेशन इन्वर्जन होना चाहिए, क्योंकि स्टिमुलेटेड इमिशन हमारा तभी कारगर होगा जब हमारे पास में मतलब जो होती है आपका बेसिकली स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन हमारा होगा तभी हमारा लेज़र काम करेगा। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन नहीं होगा उसके बिना हमारा लेज़र हो नहीं सकता। तो लेज़र के लिए पॉपुलेशन इन्वर्जन और स्टिमुलेटेड इमिशन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टिमुलेटेड इमिशन तब काम करेगा ज़्यादा जब हमारे पास पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो जाएगी। तो बेसिकली हुआ क्या, पहले लाइट डाले, यहाँ से एटम जो है जंप करके E3 में पहुँच गया, E3 से फिर आ गया E2 में। धीरे धीरे यहाँ से एटम कम होते गए, यहाँ इकट्ठा ज़्यादा होते गए। जब यहाँ ज़्यादा हो गए तो यहाँ से एटम E3 से E2 से E1 में आया। तो ये जो E2 और E1 में जो ट्रांजिशन हो रहा है बेसिकली दोस्तों ये है पॉपुलेशन इन्वर्जन के कारण। और ये जो 6943 एंगस्ट्रॉम का फोटॉन इमिट होगा ये जो होता है आपका मतलब जो है पिंक कलर का फोटॉन इमिट होता है और ये जो इमिशन है, ये जो ट्रांजिशन है वो लेज़र ट्रांजिशन है। अब मान लो यहाँ से एक फोटॉन जो है इमिट हुआ, अब ये वाला फोटॉन जो होगा वो आपका जो, जैसे मैंने ये तो दो पार्ट हो गए, एक तो हो गया एक्टिव मीडियम, एक हो गया आपके पास जो पंपिंग है, पंपिंग करके हमने फ्लैश लाइट से पंपिंग की, जिसको हम ऑप्टिकल पंपिंग भी बोलते हैं। तो यहाँ पर रूबी लेज़र में कौन सी पंपिंग यूज़ होती है दोस्तों, ऑप्टिकल पंपिंग यूज़ हो रही, क्योंकि हम यहाँ पर ऑप्टिकल यानी कि प्रकाश का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि लाइट का यूज़ कर रहे हैं। तो ये पंपिंग कैसी ऑप्टिकल पंपिंग है। तो एक बार फिर से मैं देख लेता हूँ कि E1 में E3 से जैसे हमने लाइट डाली तो पंपिंग के कारण यानी कि ऑप्टिकल पंपिंग के कारण इलेक्ट्रॉन E1 से E3 में पहुँच गया, फिर लॉस ऑफ एनर्जी के कारण ये E2 में आ गया। E2 और E1 के बीच पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो गया। जैसे ही पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव होगा तो E2 से E1 में एक इलेक्ट्रॉन मतलब एटम जंप करेगा और जो जंप करेगा 6943 एंगस्ट्रॉम की ऊर्जा उत्सर्जित होगी और यही 6943 एंगस्ट्रॉम का फोटॉन जो होता है वो कैविटी के बीच में टू एंड फ्रो मोशन करता रहता है। जब तक मोशन करता रहेगा जब तक ये वाला रेडिएशन, ये इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या रेडिएशन है, ये वाला रेडिएशन इस E2 में उपस्थित किसी दूसरे परमाणु को मतलब इस तरीके से मजबूर कर देता है कि वो भी E2 से E1 में ट्रांजिस्ट करे, यानी कि दिस फोटॉन्स एक्ट्स एज एन स्टिमुलेटर। और जैसे ये स्टिमुलेट करेगा तो अब एक फोटॉन था पहले, अब कितने फोटॉन मिलेंगे हमको, 2 फोटॉन मिलेंगे। तो इस प्रकार से यही फोटॉन्स फिर बार बार से टकराते रहेंगे बिटवीन दी, ये जो आपके जो वाल्स बनी हुई यहाँ पर इनके बीच में ये टकराते रहते हैं टकराते रहते हैं टकराते रहते हैं और नंबर ऑफ जो फोटॉन्स हैं वो इंक्रीज़ होते जाते हैं इंक्रीज़ होते जाते हैं। जब नंबर ऑफ फोटॉन्स की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसमें से वो इंटेंस बीम जो होती है इस पार्शली सिल्वर्ड मिरर से हमको मिलने लगती है, निकलने लगती है, जिस तरीके से आपको दिखाया गया है। और इस प्रकार से हमारा लेज़र जो है वो काम करता है। सिंपल है बेसिकली, इसको हम ऑन करेंगे, जैसे ऑन करेंगे तो फ्लैश इस पर पड़ेगा, फ्लैश पड़ने से इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमारा कहाँ E1 से E3 में पहुँच जाएगा और जैसे E3 में पहुँचेगा तो E3 से आपका E2 में आएगा बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी। और E2 जो होती है वो मेटा स्टेबल स्टेट होती है, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 10⁻³ सेकंड ज़्यादा रुकेगा। यानी कि यहाँ पर अगर 1 सेकंड रुक रहा है तो यहाँ 1,00,000 सेकंड का अंतर होगा, 1,00,000 सेकंड समय ज़्यादा रुकेगा। तो अब इस समय के ज़्यादा रुकने के कारण यहाँ पर बहुत सारे एटम्स जो होते हैं वो इकट्ठा होते रहेंगे और एक ऐसा समय आ जाएगा कि जब हम पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव कर लेंगे। और जैसे ही पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करेंगे E2 से E1 में ट्रांजिशन होगा और ये जो E2 से E1 ट्रांजिशन होगा इसे कहा जाएगा लेज़र ट्रांजिशन। और हमें एक पर्टिकुलर वेवलेंथ यानी कि 6943 एंगस्ट्रॉम का फोटॉन मिलेगा और वो फोटॉन फिर से स्टिमुलेट करेगा टू दी अदर एटम्स प्रेजेंट इन दी E2 लेवल। और इस तरीके से हमारा जो भी ट्रांजिशन होगा उसमें जो फोटॉन्स होंगे वो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते जाएंगे। एक समय के बाद हमारा बहुत ज़्यादा हो जाएगी इंटेंस बीम, तो जो सिल्वर्ड बीम है पार्शियली फील्ड वहाँ से हमारे फोटॉन्स होंगे वो निकल जाएंगे। और यहाँ पर याद रखने वाला है कि ये जो लेज़र एक्शन हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, क्रोमियम आयन के कारण हो रहा है। तो यही है आपका रूबी लेज़र हो जाएगा। ठीक है,
अब हम बात करने वाले हैं 4 लेवल लेज़र की दोस्तों। तो 4 लेवल लेज़र का, और ये गैस लेज़र है एक तरीके का। 4 लेवल का मतलब इसमें 4 लेवल होंगे और ये काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू दी रूबी लेज़र हो जाएगा। इसको किसने खोजा था 1961 में, एक अली जवान करके साइंटिस्ट थे, मतलब ईरान के, उन्होंने इसको खोजा था। और इसमें हीलियम और नियान को मिलाया जाता है 10:1 के रेशियो, यानी कि हीलियम 10 होगा तो नियान 1 होगा। तो यहाँ पर नियान जो होता है वो लेजिंग मटेरियल की तरीके से, यानी कि एक्टिव मटेरियल की तरीके से काम करता है। पिछले वाले में कौन काम कर रहा था, क्रोमियम काम कर रहा था, यहाँ पर कौन काम करेगा, नियान काम करेगा। इसकी संरचना बहुत ही सिंपल है। इसमें दो मतलब कैविटीज़ के बीच में हीलियम नियान के गैस के मिक्सचर को भर दिया जाता है। इस तरीके से ये मिक्सचर भरा रहेगा और इस मिक्सचर में हीलियम जो होता है वो एज अ सपोर्टिंग एलिमेंट काम करेगा और नियान जो होता है वो एज एक लेज़र मटेरियल काम करेगा। कैसे काम करता है उसकी वर्किंग हम लोग समझ लेते हैं। तो वर्किंग में देखिए बेसिकली होता क्या है कि इसमें जो डिस्चार्ज किया जा रहा है वो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज किया जा रहा है दोस्तों। क्या किया जा रहा है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज किया जा रहा है। आप देख भी पा रहे हो कि डायग्राम में जो हमने बैटरी लगा रखा है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक तरीके का लगा रखा है। तो इस पोटेंशियल के कारण जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स हमारे एक्सेलरेट होंगे और वो हीलियम गैस जो हीलियम नियान मिक्सचर है उसके एटम से टकराएंगे। और जब टकराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर एक तरीके का मतलब आयनाइजेशन होगा या उत्तेजन होगा, जो हमने पढ़ा पहले। तो अब इसमें होता क्या है बेसिकली, जैसे मान लीजिए सारे के सारे जो हीलियम है और नियान है वो सब ग्राउंड स्टेट में है। तो जो हीलियम और नियान पर जो लाइट मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डिंग कराई जाती है, तो हीलियम जो होता है वो उसकी उत्तेजन भी होती है 10-20.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक्साइटेड स्टेट है। और जो नियान है उसकी उत्सर्जन स्टेट होती है 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हीलियम क्या करता है, हीलियम का परमाणु अपनी ये 20.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा को नियान को दे देता है। नियान को देने से क्या होगा बेसिकली, हीलियम ने क्या किया, एक तरीके का सपोर्ट किया इन अचीविंग द पॉपुलेशन इन्वर्जन फॉर दी नियान एटम। तो जैसे ही ये 20.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और कुछ एनर्जी और इसके अलावा जो कि थर्मल एनर्जी के रूप में प्राप्त होती है इसको, तो 20.5 और प्लस 0.05 वो सब क्या कर देगा, नियान को दे देगा। अब जैसे ही ये ऊर्जा नियान को मिलेगी, इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं बेसिकली कि ये वाली फोटॉन्स इस पर इंसिडेंट हुआ, और जैसे ही इंसिडेंट हुआ तो यहाँ पर स्टिमुलेटेड इमिशन हुआ फ्रॉम दिस ये आपका मेटा स्टेबल स्टेट से। हमारा जो ये स्टेट है इसको मान लीजिए 2, इसको 1 मान लीजिए, इसको 0 मान लीजिए, तो 2 से 3 मान लीजिए, 3, 2, 1। तो इस 3 वाली स्टेट से 2 वाली स्टेट में हमारे पास में एक ट्रांजिशन होगा, और ये जो ट्रांजिशन होगा वो 6328 एंगस्ट्रॉम के फोटॉन को इमिट करेगा। अब यही फोटॉन जो होता है वो कैविटी के बीच में, यानी कि इन दोनों वाल्स के बीच में, ये जो वाल्स है ना इनके बीच में मूव करता रहेगा, जब तक मूव करता रहेगा जब तक ये किसी दूसरे एटम को एक्साइट ना कर दे, यानी कि स्टिमुलेटेड इमिशन के लिए मजबूर ना कर दे। अब पहले कितने फोटॉन्स थे, एक फोटॉन था। अब इसने क्या किया, एक और फोटॉन को अपने साथ ले आया, तो जिससे क्या होगा, फोटॉन्स 2 हो गया। और यही प्रोसेस बढ़ता जाता है और नंबर ऑफ फोटॉन्स जो होते हैं मल्टीपल में बढ़ते जाते हैं। जैसे 1 से 2 हुआ, फिर 2 से 4 हुए, 4 से फिर 8 हुए, 8 से 16 हुए। इस तरीके से नंबर ऑफ फोटॉन्स जो होते हैं इंक्रीज होते रहते हैं। और एक समय के बाद जब हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इंटेंस हो जाती है नंबर ऑफ फोटॉन्स की संख्या, तो हमारा जो पार्शियली फिल्ड सिल्वर है वहाँ से हमें लेज़र की बीम मिल जाती है। और इसमें एल्युमिनियम जो होता है वो हमारा रेड लाइट कलर देता है, और इसमें जो डिस्चार्ज यूज़ किया जा रहा है वो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज यूज़ किया जा रहा है। और इसको एक वर्किंग और अब इस तरीके से भी देख सकते हो कि जैसे ही डिस्चार्जिंग टेक प्लेस करता है इन गैस मिक्सचर, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाते हैं, वो मतलब वो क्या होते हैं बेसिकली त्वरित हो जाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन हीलियम और नियान से टकराते हैं। और जिनके मेटास्टेबल स्टेट्स मतलब जिनके जो एनर्जी स्टेट्स हैं वो 20.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में स्टेबल स्टेट बेस इतना है। तो हीलियम क्या करता है, अपनी सारी की सारी एनर्जी ट्रांसफर कर देता है विद एन एडिशनल एनर्जी जो होती है टू दी नियॉन एटम हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो पॉपुलेशन इमर्जन ऑफ नियॉन है उसमें ये सपोर्टिंग की तरीके से काम करता है हीलियम। तो अब जैसे ही ट्रांजिशन होता है 20.66 का मतलब 13.7 में, तो यहाँ पर एक फोटॉन उत्पन्न होता है जिसकी तरंग दैर्घ्य होती है 6328। अब ये जो फोटॉन होगा ये बैक एंड फोर्थ मूव करेगा बिटवीन दी जो आपकी जो सिल्वर्ड ग्लास मिरर्स हैं, जो हमने बताया भी था, यहाँ पर मूव करता रहेगा और जब तक मूव करेगा जब तक कि ये किसी दूसरे वाले मतलब आयन को एक्साइट न करते। अब जैसे एक्साइट करेगा तो फिर अब 2 फोटॉन्स डेवलप होंगे, एक ये वाला एक ये वाला। जैसे आइंस्टीन ने बताया था, आइंस्टीन ने क्या बताया था कि अगर हमारे पास में कोई उत्तेजित अवस्था में है और इस पर कोई इंसिडेंट रेडिएशन हो जाए तो अब ये फिर से वापस आएगा, लेकिन इस समय वापस आते समय 2 फोटॉन्स को इमिट करेगा, और जो दोनों के दोनों फोटॉन होंगे उनकी सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, दोनों सेम होंगी। यानी कि जैसे वापस स्पॉन्टेनियस में क्या होता है वो अपने आप ही वापस आता है, तो एक फोटॉन इमिट करता है। स्टिमुलेटेड में क्या होगा, लाइट इस पर पड़ेगी तो ये वापस तो आएगा ही आएगा, लेकिन वापस आते समय 2 फोटॉन्स को इमिट करेगा। इसका मतलब ये है कि एक फोटॉन डालोगे तो 2 फोटॉन मिलेंगे, यानी कि फोटॉन्स की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से लाइट का जो भी नेचर होगा वो हमारा बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। सो द लेजर एक्शन जो होता है टेक्स प्लेस बिटवीन दिस
तो ये जो आपके एनर्जी लेवल्स आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से यहाँ तक की स्टेट्स जो होती हैं उसके बीच में जो लेज़र एक्शन हो, इसके बीच में जो एक्शन हो रहा है उसको क्या कहा जाएगा, लेज़र एक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें 6328 एंगस्ट्रॉम की जो वेवलेंथ होगी वो प्राप्त होगी दोस्तों। तो यही है 6328 एंगस्ट्रॉम की रेड कलर की लाइट या हमें प्राप्त होती है फ्रॉम द हीलियम नियॉन लेज़र। तो ये गैस मतलब जो होता है लेज़र है आपके पास में, और ये बड़े ही काम की चीज़ है। और ये 4 लेवल लेज़र है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो है आपका 1 लेवल हो गया, ये 2 लेवल हो गए, 3 लेवल हो गया और ये 4 लेवल हो गया। जैसे कि रूबी लेज़र में सिर्फ जो है आपके पास में 3 ही लेवल है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।